हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। आज हम फिर मास्टर दीपचंद साहब के साथ हैं और ये सीरीज का दूसरा हिस्सा है। मास्टर साहब कब और कैसे नौकरी पाए सरकारी। स्वागत है माननीय मास्टर साहब, एक बार फिर आपका दलित नोट पावर पर। आपको कैसे नौकरी मिली? धन्यवाद सर। आपने मेरे जीव को उपार्जन पर जब मैं आया तो उसी विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। स्वागत है आपका। सन 1962 में जब मैं हाई स्कूल सेकेंड डिवीज़न पास किया तब मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में अपना नाम दर्ज करवा दिया। किसी ने कहा, सुझाव दिया? सुझाव नहीं, बच्चों के अंदर यह हम लोग सुनते थे, सुनी हुई बात, कोई हम लोग को बताया नहीं कि हाई स्कूल पास करने के बाद वहाँ नाम नोट करा लेते हैं, सब लोग दर्ज करवा लेते हैं, तो उससे नौकरी में सुविधा मिलती है। जी हाँ। तो वो सुविधा के आधार पर आजमगढ़ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में मैं अपना नाम दर्ज कराया। उसमें मेरी सर्टिफिकेट और मेरी योग्यता का जो भी प्रमाण पत्र है तो वहाँ दिखाया गया। दिखाने के बाद वहाँ पर मेरा नाम अंकित हो गया। अंकित होने के बाद सन 1964 में उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से मुझे एक कार्ड भेजा गया। वह कार्ड में यह लिखा गया था कि आपको फ्लैट। हाई स्कूल पास होने के कितने दिन बाद? मैं इंटर में 2 साल के बाद। 2 साल? इंटर के बाद इंटरव्यू आया? ये नहीं, इंटर में मैं पढ़ रहा था। ओके। मैंने करीब साल 1.5 साल के बाद मैंने फाइनल परीक्षा होनी थी, तो उसके करीब मुझे आज दिसंबर या जनवरी के नहीं नवंबर और के हेर फेर के एक लेटर आया। जी, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एक लेटर आया कि जिला बोर्ड में आपको साक्षात्कार के लिए वहाँ पर उपस्थित होना है और वहाँ जाकर के अपना जो है इंटरव्यू दीजिए। तो मैं उस दिनांक को जो है वहाँ जाकर के, दिनांक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था उस इंटरव्यू में वह जिला बोर्ड उस समय था, हमारे शिक्षा विभाग का जिला बोर्ड होता था। तो जिला बोर्ड में चयनकर्ता जो है वहाँ पर 7 थे। तो जब मेरा नाम बुलाया गया तो नाम बुलाने के बाद तब मैं प्रवेश किया। तो प्रवेश करने के बाद वहाँ पर 7 आदमी बैठे हुए थे और हर आदमी अपने विषय का भी ज्ञाता होता था। तो पहला आदमी अंग्रेजी का उन्होंने इंटरव्यू मुझसे लिया। उन्होंने पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी मैं तुमसे पूछूं, बताओगे? तो हमने कहा सर पूछे, मैं बताऊंगा, जो आएगा बताऊंगा, नहीं आएगा तो आपके सामने मैं हाथ जोड़ लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, टेंस जानते हो? हम कहें हाँ कहा सर जानते हैं। तो उन्होंने पूछा कि वह समय का पूछा हुआ आज भी मेरे दिमाग में है। उन्होंने पूछा कि वह जा रहा होगा का ट्रांसलेशन क्या होगा? तो मैंने तुरंत जबान निकलते ही तुरंत मैंने कहा ही विल बी गोइंग। तो अब इसके बाद फिर कई ट्रांसलेशन पूछा और ग्रामर पूछा, कुछ और शब्द पूछे, वो आज मुझे याद नहीं है। फिर इसके बाद और उन्होंने पूछा कि क्या और पूछे? हम कहने साहब पूछे, जो आएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं आपसे क्षमा याचना करूँगा। फिर दूसरे नंबर पर मैथ के अध्यापक थे, पूछने वाले थे। तो उन्होंने पूछा कि किसी रेखा को 7 भागों में बांटना है, कैसे बांटोगे? तो ये आज भी वो क्वेश्चन कुछ मुझे आज भी कुछ हर विषय के कुछ याद है। तो उन्होंने कहा कि किसी रेखा को 7 भाग में बांटना कैसे बांटोगे? तो उन्होंने तब उसको मैंने कहा सर जो है मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, और 2 तरीके से मैंने उनको समझाया। फिर मैथ के भी 2-4 क्वेश्चन और उन्होंने पूछा तो उसको भी मैंने बता दिया। तीसरा जो है पूछने वाले जो ज्योग्राफी से उन्होंने पूछा कि क्या नाम था, कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहा, तो उन्होंने पूछा कि न्यू ऑरलियंस किस नदी के मुहाने पर है? तो मैं तुरंत जो है ज्योग्राफी मेरी अच्छी थी, तो उन्होंने मैंने कहा कि साहब उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी के मुहाने पर वह जो है न्यू ऑरलियंस है। फिर इस ज्योग्राफी पर उन्होंने पूछा कि उत्तरी अमेरिका में गर्म धारा कौन है? तो मैंने कहा सर उत्तरी अमेरिका में गल्फ स्ट्रीम नाम की धारा जो है गर्म है। कहाँ उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? तो मैंने कहा कि लैब्राडोर नाम की एक धारा जो ठंडी धारा जो है ग्रीनलैंड से होकर के आकर मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर इसके बाद
और उनसे कहा कि जाकर फिर कौन सा पूछे, तो कई ठो और पूछा तो उसको मैं भूल गया हूँ। फिर इसके बाद एक शारीरिक शिक्षा वाले उन्होंने पूछा कि क्या व्यायाम करते हो? तो मैंने कहा हाँ सर मैं व्यायाम करता हूँ। कहा दंड करोगे? मैंने कहा कि हाँ दंड करता हूँ। कहा कि करो, तो मैं तुरंत जो है उठा। तो उस समय हम लोगों का मेन खेल में साहब अखाड़े में जाना, दंड करना, बैठक करना, सपाट खींचना, लड़ना भिड़ना, और यह सब काम हम लोग का रोजाना का काम। मिट्टी से हम लोग का बाहर बचपन में बड़ा गहरा संबंध था। तो उन्होंने कहा कि दंड तो तुम्हें जो है शुरू किया, उठक बैठक शुरू कर दिया। तो 1 मिनट नहीं हुआ तब तक 70-80 की संख्या में मैं चला गया। कहा अरे भाई रुको रुको रुको। फिर कहा सपाट खींचोगे? तो मैंने कहा हाँ सर मैं सपाट खींच सकता हूँ। कहा खींचो। अब मैं करता ही था पर दिन। अब 3 कोस पैदल जाता था, 3 कोस घर आता था, फिर इस अखाड़े में 1 घंटा समय देता था। तो ये सब हम लोग की ऑर्डिनरी चीज़ थी। मैं सपाट खींचने लगा, जरा भी सांस नहीं फूली। फिर उन्होंने कहा क्या बिछिया चलना जानते हो? हम कहें हाँ सर। बिछिया यह होता है कि हाथ नीचे करके पैर ऊपर करके बिछी का आकार बना करके घूमते हैं। तो इस तरह से मैं बिछिया भी चला। लोग थाली पीट करके लगने हंसने लगे। कहाँ तो हंसते थे, कहाँ एक लड़का बड़ा तमाशा है क्या? तो मैंने कहा सर, तब कहा अच्छा खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उन्होंने पूछा कि और कुछ पूछा जा? तो कहा सर जो पूछेंगे मैं आएगा, नहीं तो हाथ जोड़ लूँगा। कहा साहब आएगा तो आए बताऊँगा, नहीं बता पाऊँगा तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि साहब मुझे माफ़ करिए मैं नहीं आया। तो कहा अरे अब तुमसे क्या पूछो, जब भागो 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 भागो। तो भाग के कमरे से बाहर गया। तो लड़कों ने पूछा कि क्या ऐसे? तो हमने कहा अरे मजाक किए, हम लोग को होना नहीं है। लेकिन 7वें दिन जो है मेरे यहाँ एक पोस्ट कार्ड आ गया कि आपको फला विद्यालय पर एक अप्रशिक्षित अध्यापक के पोस्ट पर प्राइमरी पाठशाला से सेवटा में नियुक्त किया जाता है, और समय से उपस्थित होकर के विद्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी रिपोर्ट, चार्ज रिपोर्ट मंडल पर भेजवाने की कष्ट करोगे। तो मैं वह उसको लेकर के, पहले मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अध्यापकी करूं, लेकिन लोगों के समझाने बुझाने, और वो भी मेरी माँ ने कहा कि अरे भैया ये मत छोड़ा, ये पहली रोजी है। तो अब यह इधर इंटर की मेरी फाइनल परीक्षा थी, और इधर जो है मेरे जीवन में यह पहली रोजी थी। तो मैं बड़े धर्म संकट में पड़ा। तो मैं अपने गुरुओं से जा कर के, उसमें कपरदीनाथ पाठक वाइस प्रिंसिपल थे, वो मेरे क्लास टीचर थे। तो उनसे जाकर मैंने कहा गुरुजी ऐसी सी बातें हैं। तो कहा तुम्हारी बातें तो बड़ी संकटमय हैं, लेकिन जिस दिन तुमको परीक्षा देना हो उस दिन अवैतनिक छुट्टी लेकर के परीक्षा दे देना। तो मैं इंटर की परीक्षा जब मैं अवैतनिक छुट्टी लेकर के मैं परीक्षा दिया, और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। फिर इसके बाद सेवटा से मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया का कहला के जो है करहा, और करहा में 2.5 साल रहा। सन 65 का युद्ध जब हुआ था पाकिस्तान से, तो उस समय मैं वहाँ प्राइमरी पाठशाला करहा में मैं एक सहायक अध्यापक के पोस्ट पर, अनट्रेंड अध्यापक वहाँ पर था। और इसी सर्विस काल में आते आते 68 में जो है, 68 में मैं विद्यालय में जो है मैं क्या ट्रेनिंग किया, BTC की ट्रेनिंग किया 1 साल की। और वहाँ से निकलने के बाद मेरी पोस्टिंग हुई प्राइमरी पाठशाला डिगरसंडी। तो मैं अपना अध्यापन कार्य, शिक्षा भी मेरी पैदल चली, अध्यापन कार्य भी मेरा पैदल चला। डिगरसंडी मेरे घर से 3 कोस पड़ता था, और एकदम विकराल रास्ता। एक नदी भैंसही नदी को मैं सुबह भी पानी में हलता था और लौटते भी पानी में हलता था। तो इस तरह से 3 कोस पैदल जा कर के वहाँ भी अध्यापकी करता था, और समय से विद्यालय पर पहुँच करके अध्यापन कार्य करता था। और उस समय के वहाँ से सन 77 में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। तो मैं आकर के सेवटा में फिर आया। 12 साल जो है सेवटा में अध्यापन कार्य सहायक अध्यापक रहा। सन 1988 में मैं प्रधान अध्यापक की प्रोन्नत हुई। तो मैं सोनापुर में हेडमास्टर के पद पर अपना कार्यरत हुआ, और कार्यरत होने के बाद कुछ दिनों के बाद मिडिल में मेरा प्रमोशन हो रहा था। लेकिन मैं चूँकि प्राइमरी के मिडिल का वेतनमान और मिडिल स्कूल के सहायक का वेतनमान सेम था, इसलिए, और मुझे रिटायरमेंट का समय 2-3 साल बचे थे। तो मैंने कहा कि अब वहाँ मिडिल में जा कर के मैं किसी के अंडर में रहना नहीं चाहूँगा। यहाँ एक गरिमा का पोस्ट, एक प्रधानाध्यापक जो होता है, एक गरिमामय पोस्ट होता है। उस गरिमा के नाते मैं जो है प्राइमरी का हेडमास्टरी करते हुए 2003 में पहली जुलाई 30 जून को 2003 को मैं रिटायरमेंट हो गया। और 1 जुलाई को जो मैं वहाँ से अपना जो है रिटायरमेंट का जो है लिख करके फिर मैं अपने विद्यालय से अपने परिवार में चलाया। और परिवार में रह करके मैं अपने परिवार वालों को, मैं तो अकेला पढ़ा,
लेकिन पढ़ने के बाद मैं अपने परिवार के बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सबको मैंने पढ़ाया और पढ़ करके मैंने बड़े एक होनहार उस कहानी बदली तो बताइए। वह मेरा बालक जो है नवोदय का एक जो है राजेश कुमार जो है प्राइमरी से पढ़ा और 5 पास करने के बाद वह जो है नवोदय का छात्र बना। जिस समय नवोदय विद्यालय चला था तो नवोदय का जो दूसरे बैच का बच्चा वहाँ पर जीएनपुर में वह अपना अध्ययन किया और इस तरह से नवोदय के माध्यम से वह लड़का होनहार था और कबड्डी का इंडिया लेवल तक वह जो है प्लेयर रहा। 60 फुट और डिस्कस में पूरे इंडिया में नवोदय के माध्यम से वो पहला स्थान प्राप्त किया। और पढ़ने के बाद वह 7-8 नौकरी छोड़ते हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से वहाँ शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया और करने के बाद उसने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद रमा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है अकबरपुर में, वहाँ पर रमाबाई में एक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और नियुक्त होने के बाद 2022 का जब चुनाव हुआ उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी किए और ड्यूटी करके घर पर आते हैं। इसके बाद 22-23 2023 अम्बेडकर नगर में 3 तारीख को विधानसभा का चुनाव था, उसमें वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी किए और करने के बाद 4 को घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद 5 या 6 तारीखों को हार्ट अटैक किया और दुनिया से अलविदा करके चले गए। और वह मार्मिक घटना जो है मेरे और मेरे परिवार के, मेरे बच्चों को तोड़ करके एकदम निचोड़ दिया। मेरे घर का होनहार बालक जो है वह दुनिया से चला गया। इससे भी इस समय जो है मेरा परिवार हमेशा शोकाकुल रहता है। बड़ा बेटा मेरा रमेश चंद था, वो जो पुलिस में अप्लाई किया था, पुलिस में हो रहा था, सब इंस्पेक्टरी का चयन कर चुका था, लेकिन उसका भी एक्सीडेंट हो, उसकी जांघ टूट गई तो वह भी लड़का बेकार हो गया। बरवत जो है इस समय बेकार होकर के घर पर ही रहता है। और इसके बच्चे जो है इस समय पढ़ने वाला कार्यक्रम जो है मेरे परिवार में 8 बच्चे हैं और बेटियां हैं तो सब पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। लेकिन शिक्षा का यह प्रचार प्रसार मैंने मेरे भाई साहब, मेरे परिवार के लोग नहीं पढ़े, लेकिन उनका त्याग और परिश्रम जो है मुझे अध्यापकी का पोस्ट दिलाया और मैं अकेले पढ़ा और मैं अपने परिवार के बच्चों का बहुत ही ढंग से शिक्षा दीक्षा दिलाया। और उसके पहले जो था, जो दिन थे हम अपने जीवन में मैंने जो देखा है वो मैं भूलने वाला नहीं हूँ। लेकिन आज जो है जहाँ शिक्षा 0 थी, आज जो सन 15 अगस्त सन 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 70 साल के बीच में हमारा देश, हमारी बिरादरी के लोगों को बैन लगा था, विद्यालय में जाने का जो है ये बंधन था, नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की यह देन है कि उन्होंने संविधान बना करके हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को और हम लोगों को आज कौन सी इंडिया की कुर्सी है जहाँ की हमारे दलित, पिछड़े और अनुसूचित जाति के बच्चे वहाँ पर नौकरी नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं आज फिर उसी स्थान पर हमको पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं इसके लिए अपनी दुर्भावना के साथ मैं ये परित्याग करना चाहूँगा कि ऐसी सरकार जो है हम लोगों को नहीं चाहिए, और जो कि हमको बर्बादी के किनारे खड़ा करके फिर पुराने परंपरा पर ला करके फिर वही हमको सुअर चराने के लिए बाध्य किया जाए, हमको हलवाई करने के लिए बाध्य किया जाए। उस दिशा की ओर जो मनुवादी व्यवस्था वालों की सोच है, इसका मैं दिल से जो है बहिष्कार करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चूँकि अध्यापक हूँ, मैं गुलामी में पैदा हूँ, देश आज़ाद हुआ है तो उसमें मैं इस समय रमण कर रहा हूँ। और जो है हिंदू धर्म जो है इतना निचला धर्म है कि जो कि हम लोगों की परछाई कबूल नहीं करेगी। और जो बाबा साहब ने झेला था उसकी बात छोड़े, लेकिन मुझ पर भी आज जो जहाँ सामाजिक कार्य होते थे वहाँ पर मुझे हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। कई जगह तो मैं बहुत बुरी तरह से बेइज्जत हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो भावनाएँ थी वह आज भी शांत नहीं है। यह हिंदू धर्म जो है यह जातीयता का धर्म है और मानवता का उसके अंदर कोई नाम निशान नहीं है। वो कहा है कि शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यह जो है यह नारा बाबा साहब की देन है। और शिक्षा के बदौलत होकर के मैं इस तरह से आप लोगों के बीच में यह देव जो है क्या कहते हैं इसका जो है यूट्यूब पर जो है इंटरव्यू में जो दे रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही गौरवान्वित और अपने को अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अपने दिल की व्यथा जो है कम से कम इतना कहने का तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो उस समय में इस तरह से बोलने का अधिकार कहाँ था। उस समय हम लोगों को जो है मैं अध्यापन कार्य में था तो हमको कुर्सियाँ तक नहीं दी जाती थी। जगह जगह जात्या का नाम पर बड़ा त्याग किया जाता, तो मैं सवर्णों के यहाँ मैं खाना नहीं खाने जाता था।
अध्यापकों को जो है निमंत्रण मिलता था। चलिए इस पर एक डिटेल आप बताइए जी। और ये वार्तालाप मास्टर साहब के साथ जारी रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी कहानी को एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित किया जाए। ये विचार सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और फिर अगले एपिसोड में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के समय शिक्षक बनने के बाद क्या जाति जैसी कोई समस्या आपके साथ आई। धन्यवाद। हम आपके साथ जल्दी ही हाजिर होते हैं। धन्यवाद।